हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं अनंत कुमार आपको मैथ के रिवीजन में आज हम मैट्रिक्स टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे। तो आज हम उसी क्रम में आव्यूह के बारे में रिवीजन करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखिए आव्यूह क्या होता है। आव्यूह एक ऐसा क्रम है, मीन्स किन्हीं पंक्तियों और स्तंभों में किसी संख्या को m क्रॉस n या mn संख्या को किसी पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने की एक ऐसा क्रम है जिसको हम क्या कहते हैं, या फिर mn संख्या को हम m तथा पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही हम आव्यूह कहते हैं। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम आव्यूह कहते हैं। जहाँ पर m क्या है, कोई संख्याएं हैं, ठीक, जो पंक्तियों में व्यवस्थित की जाएंगी, और n क्या है, वो भी संख्याएं जो स्तंभों में व्यवस्थित की जाए। तो कहा जाए कि आव्यूह जो होता है ये एक व्यवस्था है, ना कि कोई संख्यात्मक मान होता है। ठीक, और यहाँ पर जो mn क्या है, उस आव्यूह को सारणी के रूप में जो व्यवस्थित किया जाता है उसके अवयव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आव्यूह mn संख्याओं का एक ऐसा व्यवस्थित रूप है, एक सारणी क्रम में, एक सारणी के रूप में व्यवस्थित प्रक्रिया है, जहां m पंक्तियों में तथा n स्तंभों में व्यवस्थित किए जाते हैं। और mn संख्याओं को m क्रॉस n क्रम वाला सारणी कहा जाता है। अर्थात mn संख्याओं को हम m पंक्तियों तथा n स्तंभों में जब व्यवस्थित करते हैं तो उसका जो क्रम होगा m क्रॉस n होगा, और इसे कहेंगे m क्रॉस n का व्यवस्थित सारणी रूप, यही आव्यूह कहलाता है। तो आव्यूह में हम जैसे कि लिख देंगे यहाँ पर m जो है एक, जैसे कि mn संख्याओं का हम मान लेते हैं कोई आव्यूह है, और आव्यूह कैसा है, a11 a12 a13 12 13, उसके बाद डाट करके a1n, ठीक, a21 22 23 डाट करके 2n। इसी प्रकार a31 a32 a33 डाट करके a3n। इसी प्रकार से हम नीचे तक चले जाएं तो am1 m2 m3 और डाट करके amn। तो देखें हम, तो mn मीन्स संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो m पंक्तियों में, देखे 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति और लास्ट में m पंक्तियों में तथा n स्तंभों में, 1 स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, उसके बाद लास्ट स्तंभ n में व्यवस्थित रूप है, जिसे हम आव्यूह कहते हैं। ये जो वर्टिकल लिखे हुए हैं इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इनको स्तंभ कहते हैं, और जो क्षैतिज लिखे हुए हैं उनको पंक्ति कहते हैं। तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे।
पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, आप रिवीजन हो रहा तो कुछ ना कुछ तो आपको बेसिक आता ही होगा। तो उसके बाद हम अगर कहें कि आव्यूह कोई दिया गया है उसकी कोटि बताना हो, तो जहां पर आप किसी आव्यूह की जो कोटि होती है, आव्यूह की कोटि जो होती है उसमें उपस्थित पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या के जो गुणनफल होता है उसी को आव्यूह की कोटि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई आव्यूह दिया गया है तथा m पंक्तियों और जो स्तंभों का आव्यूह है, इसकी कोटि हो जाए m क्रॉस n। ठीक इसी प्रकार जैसे 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ दिए गए हैं तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 3। 5 पंक्तियां और 4 स्तंभ दिए तो 5 क्रॉस 4। इस प्रकार से हम आव्यूह की कोटि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसके बाद आव्यूह का निरूपण हमने बता ही दिया किस प्रकार से होता है। पंक्तियों तथा स्तंभों के व्यवस्थित क्रम को ही आव्यूह कहते हैं और इसका निरूपण ये लिखा हुआ, तो इस प्रकार से आव्यूह का निरूपण भी आपको पता है। उसके बाद आता है आव्यूहों के प्रकार। तो आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक विकर्ण आव्यूह, तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, ठीक उसके बाद पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, आयताकार आव्यूह, उसके बाद आता है विकर्ण आव्यूह। तो इस तरीके से सेवरल टाइप्स के आव्यूह मैट्रिसेस होते हैं। ठीक अदिश आव्यूह, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सारे आव्यूहों के बारे में। तो जैसा कि हम बता रहे हैं आव्यूह के प्रकारों में सबसे पहले कहा जाए कि क्षैतिज आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, मीन्स जैसे कि हम कहते हैं 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह, यानी कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उसके बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो वैसे उस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे, तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक तो जैसे हम कहते हैं कि 3 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह जिसमें 3 पंक्तियां हों और 2 स्तंभ हों, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। उसके बाद आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसकी कोटि जो होती है पंक्तियों, जैसे 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2, तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तो उस प्रकार के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिसमें हम जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 पंक्ति में और उसके बाद पंक्ति में ही 7 8 9, तो इस प्रकार से 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां। अब कहा जाए कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो किसी भी आव्यूह की जो कोटि होती है उसमें पंक्तियों तथा स्तंभों के गुणनफल के बराबर अवयवों की संख्या उसके गुणनफल के बराबर होती है। इस प्रकार से किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या प्राप्त करना है तो उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का गुणा करके हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक उसके बाद आता है पंक्ति आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें एक स्तंभ ही हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक उसके बाद आता है शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह हो चाहे विकर्ण आव्यूह, किसी प्रकार का आव्यूह हो या फिर स्तंभ आव्यूह हो, ऊर्ध्वाधर हो, क्षैतिज हो, तो एक ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयवों या फिर हम कहें ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे हम शून्य आव्यूह या फिर रिक्त आव्यूह कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आव्यूह के बारे में हम थोड़ा सा
उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे कहें कि आयताकार अवयव, तो ऐसा अवयव आयताकार अवयव होता है जिसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या सदैव बराबर ना हो। तो इस प्रकार के अवयव को चाहे पंक्तियों की संख्या अधिक हो स्तंभों से या फिर स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक हो, तो इस प्रकार के अवयव को हम कैसा अवयव कहते हैं? आयताकार अवयव कहते हैं। उसके बाद तत्समक अवयव मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप जानते हैं कि ऐसा अवयव जो वर्ग अवयव हो, मीन्स पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों में विकर्ण के सभी अवयव एक हो और बाकी के सारे अवयव शून्य हो, तो हम कहेंगे कि वह तत्समक अवयव होता है। मीन्स ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्णों के सभी अवयवों की संख्या एक हो, मीन्स सभी विकर्ण एक हो, इकाई हो, तथा सभी विकर्ण के जो अवयव हैं इकाई हो और बाकी के अवयव शून्य हो, तो ऐसे अवयव को हम तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक, या फिर इकाई अवयव कहते हैं। उसके बाद आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें विकर्णों की संख्या और जिसमें विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। तत्समक में क्या होता है? उसमें सारे विकर्ण जो है एक होते हैं, और ये विकर्ण अवयव में क्या होता है कि विकर्ण को छोड़ करके बाकी तो सारे जीरो होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि एक ही हो सकता है कि पहला 4 हो, 5 हो, 6 हो और बाकी के क्या हो? जीरो हो जाए। ठीक, बाकी के जीरो हो जाए, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ऐसा जो अवयव है वो क्या है? ठीक है, विकर्ण अवयव। विकर्ण ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, तो इस प्रकार के अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। मीन्स ऐसा अवयव वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे सभी अवयव शून्य हो, तो विकर्ण अवयव होता है। उसके बाद आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। तो कहने का मतलब जो अदिश अवयव वो भी विकर्ण अवयव ही होता है, लेकिन उसके जो अवयव होते हैं वो सभी समान होते हैं और उसके बाद बाकी के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अवयव को हम अदिश अवयव कहते हैं। अब आगे चलते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पर संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन होते हैं 4 प्रकार के, आप जानते होंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अवयवों में प्लस मीन्स योग, माइनस मीन्स घटाना, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुणा। तो अवयवों का योग हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हम हमेशा अवयवों का योग स्क्वायर यानी कि समान कोण के अवयवों का योग हम करते हैं। तो जैसे कि हम कहें कि यहाँ पर एक 2x2 का अवयव A है, अवयवों का निरूपण कैपिटल A द्वारा होता है, जैसे कि कैपिटल A, B, C के रूप में हम अवयवों का निरूपण करते हैं। तो एक कोई अवयव मान लेते हैं एक कौन सा है? 2x2 का है। उसके बाद दूसरा अवयव क्या है? ये भी 2x2 का है। ठीक, तो अवयवों का योग मीन्स हम चाहे a प्लस b करें तब भी वही मान आएगा, चाहे b प्लस a करें तब भी। तो ये अवयवों का योग कुछ हमारे जो गुणधर्म होते हैं उनका पालन भी करता है। तो अवयवों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक, तो क्रम विनिमय साहचर्य नियम का पालन करता है और अदिश गुणन का भी पालन करता है। अर्थात अवयव के अदिश गुणन, अवयव किसी अवयव में अदिश गुणन करें मीन्स किसी एक अदिश संख्या से गुणा करें, तो अवयव के अंदर सभी अवयवों से उसका गुणा हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से अदिश गुणन के फिर गुणधर्म। तो अवयवों का जो माइनस और डिवीजन में गुणधर्म नहीं अप्लाई होते हैं, यानी कि गुणधर्म का पालन नहीं करते हैं अवयव ऋण और विभाजन के चिन्ह में। उसके बाद प्लस और मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में अवयव गुणधर्म का पालन करते हैं। तो गुणा में भी हम कह सकते हैं कि एक
का बी से अगर हम गुणा करें तो बी और ए ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अर्थात हम कहें कि अगर हमारे पास दो अवयव दिए गए हैं, ए अवयव है एवं दूसरा अवयव क्या है, बी है। अगर इन दोनों अवयवों का ए गुणा बी करें तो ये बी गुणा ए बराबर नहीं होता। अर्थात दोनों अवयव क्रम विनिमय गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। इस प्रकार सहजत नियम का भी पालन नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आप अदिश के गुणनफल जो है वो अवयवों गुणन संक्रिया में अवयव गुणधर्मों का पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसके कुछ बेसिक्स से हो गए हैं डेफिनेशंस। उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है एनसीईआरटी का ही पहला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है कि अवयव ए बराबर दिया गया है 2 5 19 -7 और 35 -2 5/2 12 -3 1 -5 और 17 ये अवयव का रूप दिया गया। के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या A11 बाकी अवयव ज्ञात करना है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन थोड़ा इंट्रोडक्शन के रूप में बता देते हैं, बेसिक क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो 2 5 19 -7 है, उसके बाद 35 -2 5/2 और उसके बाद 12 फिर 17 √3 1 -5। ठीक, ये हमारे पास आपको दिया गया। तो देखते हैं इसमें पंक्तियां कितनी, एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है और तीसरी पंक्ति। तो ये किस आर्ट की है। तो यहाँ पर पहला है क्वेश्चन पूछ रहा है कोट अवयव की कोट। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 और स्तंभों की संख्या 2 3 4। तो 3 × 4 कोट का अवयव है। उसी प्रकार कह रहा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या हमने बताया था आपको, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या यानी कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो 3 + 12 हो जाएंगे अवयव। उसके बाद तीसरा पूछ रहा है कि इसमें जो अवयव दिए गए हैं पर्टिकुलर अवयव निकालना। तो A13 का मान क्या होगा, A1 यानी कि पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में जब जाएंगे तो ये मिलता है 19 आ जाता है। इसी प्रकार हम निकालें A23। तो 23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो 5/2। उसके बाद A32 का मतलब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो हो जाएगा कौन सा, 1। इसी प्रकार से इसमें निकालना है A33 24 23 A33 A24। तो A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये दोनों में जो कॉमन होता है उसी को हम लिखते हैं, अर्थात -5 हो जाएगा। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ में कौन सा कॉमन मिलता है, ये 12 मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन में हम अवयवों की संख्या, कोटि और उसके पर्टिकुलर अवयव के बारे में किसी अवयव से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं। इसके सारे क्वेश्चन आप बड़े सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर बेसिक डेफिनेशंस आपने तैयार कर ली है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम बताएंगे। इसमें कह रहा है कि एक जैसे कि 3 देख लो, यानी किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं।
यदि इनमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। देखिए 5 अवयव होगा तो इसका अवयव संभव नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता है। अगर इसमें 5 अवयव होंगे तो ये स्तंभ अवयव या फिर पंक्ति अवयव बनेगा, क्योंकि 5 अवयव को या तो हम एक पंक्ति में रख देंगे या तो फिर एक स्तंभ रख देंगे, तो 5 अवयव होने पर एक पंक्ति या स्तंभ अवयव बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ आराम से आप निकाल सकते हैं। 1 × 18 यानी 18 स्तंभ में रख दो, एक पंक्ति बनाकर, या फिर 18 अवयव पंक्ति में रख दो। तो इस 18 के जितने गुणनखंड हो सकते हैं उतने कर लोगे तो वही कोटियाँ हो जाएंगी। जैसे 1 × 18, 18 × 1, उसके बाद 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6, 6 × 3, इसी तरीके जितने बन जाए आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके का पेपर में आ भी जाता है, आया भी है। एक 2 × 2 अवयव A बराबर Aij की रचना कीजिए जहां निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है अवयव। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक अवयव दिया गया है, अवयव है 2 × 2 कोटि का, मीन्स A बराबर दिया गया 2 × 2 का, और है कैसा Aij, मीन्स इसमें I पंक्तियां और J स्तंभ है। और जहां पर Aij का मान दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पर Aij का मान, एक हम बता देते हैं। इसका C पार्ट I + 2J का होल स्क्वायर अपान 2 है, ये दिया गया इस प्रकार से दिया गया Aij। तो 2 × 2 का मतलब 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो हम पहले पहली पंक्ति और पहले स्तंभ, तो इसमें 2 × 2 का पहले हम बना लेते हैं। क्या होगा हमारे पास आप तो A11, A12, A21, A22, अर्थात 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हो गए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A11 निकालने के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 रखेंगे, अर्थात 1 + 2 × 1 अपान का होल स्क्वायर अपान 2, 2 × 9 = 3 का होल स्क्वायर 9/2 यानी कि 4.5 आ जाएगा। इसी प्रकार 1 2 रखेंगे तो 1 2 क्या आ जाएगा, 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपान 2, 2 × 2 = 4 = 5, 5 का स्क्वायर 25 अपान 2 का मतलब 12.5 आ जाता है। उसके बाद रखेंगे 21 का मतलब 2 और +2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2, तो हो जाएगा 2 2 4 4 का स्क्वायर 16/2 = 8 आ जाता है। इसी प्रकार 2 2 अगर हम रखेंगे तो आएगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपान 2, तो ये आ जाएगा कितना 4 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हम निकालेंगे, अतः अवयव क्या हो जाएगा हमारा, मैट्रिक्स A = हो जाएगा A11 यानी कि 4.5, 12 12.5, A21 8, A22 18। तो इस प्रकार से हम अवयव फाइंड कर लेते हैं। तो आप इसके बाकी पार्ट आप अपने स्वयं करेंगे, ठीक, अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे बुक से। उसके बाद इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट देंगे, उनको भी ऐसे ही करना है। तो आगे इसको नोट कर लो, तो हम आगे फिर 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी नेक्स्ट। चलिए ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर इसका है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समीकरण A - B और 2A - B 2A + C
3c प्लस डी बराबर दिया गया -1 5 0 13 से ABCD के मान निकालना है। तो इसमें बड़ी आसानी से आप एक तरफ एक अवयव लिखेंगे, दूसरी तरफ दूसरा अवयव लिखेंगे और दोनों तरफ समान अवयवों की तुलना कर देंगे। तो जैसे ही तुलना करेंगे आपको समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, उनको आपस में हल कर लेंगे युगपत समीकरण के रूप में, तो आपको ABCD के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। बाकी का जो है हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे ऊपर। तो आप बस आज इतना ही करें, बाकी एक्सरसाइज को होमवर्क में करिए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको डाउट में हो तो आप ग्रुप पर मैसेज के संदेश के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, थैंक यू।